हाँ जी बच्चों, आज हम लोग एफएम में लेसन नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। लेसन नंबर 3 का वैसे नाम कहें तो कैपिटल स्ट्रक्चर है और पूरा नाम कहें तो कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लेवरेज एनालिसिस है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है अपने आप में। मैं देखिए एफएम में बड़ा सीक्वेंस वाइज आपको पढ़ाऊंगा। सीक्वेंस मतलब क्या चीज बच्चे को पहले पता होनी चाहिए, मैं उस हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा ताकि आगे जब आप और चैप्टर्स में जाते रहे तो आपका कहीं ना कहीं बेस क्लियर हो, थोड़ी चीजें आपके दिमाग में रहे। तो कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर है, लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर भी हम लोग शुरुआत करने वाले हैं टॉपिक लेवरेज से। क्या टॉपिक का नाम है? लेवरेज। क्या होता है इसका मतलब मैं सब समझाऊंगा। उससे पहले कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, कैलकुलेटर निकाल लीजिए और कुछ चीजें नोट करनी होंगी। सारी तैयारी आप कर लीजिए, कुछ आपको नोट करवाऊंगा। तो कॉपी निकाल ली आपने, सबसे पहले तो हेडिंग डाल लीजिए एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके नीचे लेसन नंबर 3 कैपिटल स्ट्रक्चर एंड टॉपिक है लेवरेज। कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर बड़ा है जिसके अंदर दो चीजें हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर है और एक लेवरेज है। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं लेवरेज के टॉपिक से। तो बिल्कुल आराम आराम से चलेंगे। एबीसीडी से एक तरीके से कहें तो शुरुआत करेंगे तो सब समझ में आएगा। लेवरेज से शुरुआत कर रहे हैं और जिसको शुरू करने से पहले मैंने एक टेबल बना रखी है जो आपको कॉपी में नोट करनी है। नोट करने से पहले थोड़ा सा समझा देता हूं, एक बार जरा देख लो, फिर नोट करने के लिए समय दूंगा। देखो भाई, मैंने कुछ नहीं कर रखा है, दो कॉलम बनाए हुए हैं, एक पर्टिकुलर्स का एक अमाउंट का। अमाउंट में आप देखें तो कहीं कुछ नहीं लिखा है, क्रॉस 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 लगा रखा है। अब पर्टिकुलर्स में अगर चले तो मैंने लिखा है सेल्स। सेल्स में अगर मैं माइनस कर देता हूं वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, तो जो बचता है वो कहलाता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में अगर मैं लेस करता हूं फिक्स्ड कॉस्ट तो जो बचता है वो कहलाता है ईबीआईटी। फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। पहले यहीं तक रुकते हैं और यहीं तक में एक एक चीज को जरा समझते हैं। सेल्स, सेल्स वर्ड का मतलब आपको पता है, सभी को सभी को पता है, जाहिर सी बात है, जितने का माल आपने बेचा जो सेल है उसमें से माइनस हो रही है एक तरफ यहां पे वेरिएबल कॉस्ट और यहां माइनस हो रही है फिक्स कॉस्ट। इन दोनों में क्या अंतर होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट क्या होती है, थोड़ी सी जानकारी उसके बारे में भी ले लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट हम लोग उस कॉस्ट को कहते हैं जो वेरी होती है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन, जो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। लेट्स से यू आर ए मैन्युफैक्चरर ऑफ पेन। आपकी पेन की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, पेन बनाते हैं। तो पेन बनाने के लिए भाई साहब क्या क्या लगता होगा, रॉ मटेरियल लगता होगा, प्लास्टिक, इंक, रिफिल, लेबर लगती होगी। अब लेट्स से कि मान लीजिए एक पेन को बनाने में 2 रुपए का रॉ मटेरियल लगता है, तो अगर एक पेन बनाओगे तो 2 रुपए का खर्चा आएगा। 2 पेन बनाओगे 4 रुपए का, 4 रुपीज का खर्चा आएगा। 5 पेन बनाओगे 10 रुपए का खर्चा आएगा। नहीं बनाओगे नहीं आएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट नाम बता रहे वेरी करती है प्रोडक्शन के हिसाब से, राइट। एंड वहीं पे फिक्स कॉस्ट की हम बात करें तो फिक्स कॉस्ट वो होती है जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से नॉर्मली चेंज नहीं होती। लेट्स से फॉर एग्जांपल फैक्ट्री का रेंट, आपने फैक्ट्री रेंट पे ली, 10,000 पेन बनाओगे तो भी जो रेंट होगा, लेट्स से 1 लाख रुपए का रेंट है तो 1 ही लाख रुपए का आपको रेंट देना है। 20,000 पेन बनाओगे 1 लाख रुपए का रेंट देना। मैनेजर की सैलरी, आमतौर पे जो चीजें फिक्स्ड हैं, जो जल्दी चेंज नहीं होती अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम, वो होती है फिक्स कॉस्ट। तो मैंने यहां पे लिख रखा है कि सबसे पहले सेल में वेरिएबल कॉस्ट माइनस होती है तो कंट्रीब्यूशन आता है। ये जो टेबल है ना, इसका केवल इसी चैप्टर में ही फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि पूरी एफएम में अपने को बहुत फायदा मिलने वाला है इस पूरी टेबल का, ठीक है ना। तो सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी, कंट्रीब्यूशन आया। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करी तो जो चीज कहलाती है उसको हम नॉर्मली प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, या और प्रोफेशनल भाषा में हम उसको ईबीआईटी बोलते हैं, यानी अर्निंग बिफोर
इंटरेस्ट एंड टैक्स। बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब है कि अभी इसमें से इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ है और टैक्स भी माइनस, इनकम टैक्स भी माइनस नहीं हुआ है। ईबीआईटी का वैसे एक और नाम भी होता है, इसको हम लोग, मैं यहां लिख देता हूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नाम से भी जाना जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल लीजिए या ईबीआईटी बोल लीजिए, एक ही बात। या कुछ लोग पीबीआईटी बोलते हैं, पी मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीआईटी, तो एक ही बात है। ईबीआईटी में माइनस किया जाता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमें क्यों देना पड़ेगा? बिजनेस के नजरिए सोचिए, बिजनेस क्यों इंटरेस्ट किसी को दे रहा होगा, कब दे रहा होगा? जाहिर सी बात है, जब उसने कहीं से लोन वगैरह ले रखा होगा तो ब्याज देना पड़ेगा। लेस जब हम इंटरेस्ट करते हैं तो बचता है अर्निंग बिफोर टैक्स, ईबीटी, या इसको एक और नाम है इसका, इसको टैक्सेबल इनकम के नाम से भी जाना जाता है। टैक्सेबल इनकम इसलिए क्योंकि इस इनकम पे इनकम टैक्स देना पड़ता है, जितना बचता है इस पे देना पड़ता है। या कुछ लोग इसको टैक्सेबल प्रॉफिट भी बोलते हैं और टैक्सेबल प्रॉफिट के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसमें से माइनस होता है टैक्स। टैक्स माइनस होने के बाद जो चीज बचती है वो कहलाती है अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एक ही बात है। अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्यार से ईएटी। अर्निंग आफ्टर टैक्स अब जो बची, क्या ये पूरा का पूरा इक्विटी वालों को बिलोंग करता है, इक्विटी शेयर होल्डर का होता है? नहीं जी। इस पे पहले, ईएटी में इक्विटी से पहले हिस्सेदारी होती है किसकी? प्रेफरेंस की। तो पहले माइनस होता है प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होने के बाद बचती है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, कि इतना अवेलेबल अर्निंग है, इतनी अवेलेबल अर्निंग मतलब इतना हमने कमाया है इक्विटी वालों के लिए। और अगर कोई हमसे कहे कि सर अर्निंग पर शेयर निकाल दीजिए, ईपीएस निकाल दीजिए, तो मैं क्या करूंगा? मैं अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिवाइड कर दूंगा, किससे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो ईपीएस आ जाएगा। मैंने बिल्कुल डिटेल टेबल बनाई है कि सब कुछ आ जाए। अब देखिए, हो सकता है क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर हो ही नहीं, आपके यहां प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। अगर आपके यहां प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है तो प्रेफरेंस डिविडेंड जीरो हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो प्रेफरेंस डिविडेंड जीरो हो जाएगा। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स जितनी बचेगी, जो अर्निंग आफ्टर टैक्स होगी वो ही अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर हो जाएगी। अगर अर्निंग आफ्टर टैक्स 1 लाख है, 1 L लिखा है 1 लाख, तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर भी 1 लाख होगी। तो आइए फिर से एक बार जरा ऊपर से देखते हैं क्या लिख दिया। सबसे पहले सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी, कंट्रीब्यूशन आया। सभी लोग मेरे साथ बोलते रहेंगे बराबर। क्या बोलेंगे? जय माता दी। हाँ ठीक है। इसके बाद अब बोलना है सेल्स में क्या माइनस करने वाले हैं? वेरिएबल कॉस्ट। तो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में क्या माइनस होगा? फिक्स कॉस्ट। तो क्या आएगा? ईबीआईटी। ईबीआईटी में क्या माइनस होगा? इंटरेस्ट। तो आएगा ईबीटी। ईबीटी का एक और नाम टैक्सेबल प्रॉफिट या टैक्सेबल इनकम, ठीक है। ईबीटी में क्या माइनस करने वाले हैं? टैक्स। तो आएगा ईएटी। ईएटी में क्या माइनस होता है? प्रेफरेंस डिविडेंड। तो आएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर को डिवाइड करा जाता है किससे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो ईपीएस आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। आई थिंक बड़ी सिंपल सी बात है। तो भैया सबसे पहला काम तो यही करते हैं, कॉपी में जरा इसको ना नोट कर डालते हैं। आपने ऊपर हेडिंग तो डाली ली है, एफएम है, लेसन 3 कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेवरेज। चैप्टर बहुत बड़ा है बट हमने लेवरेज के टॉपिक से उठाया, बिल्कुल बेस आपका क्लियर करते हुए चलने वाला हूं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इनका डाउट आया, कह रहे हैं सपोज कि करिए कि सर हमने डिबेंचर्स इशू कर रखी है कंपनी ने, तो डिबेंचर वालों को जो हम इंटरेस्ट देते हैं वो भी ये इंटरेस्ट जहां लिखा है वही माइनस होगा। बिल्कुल बेटा, बैंक से लोन लो या डिबेंचर इशू करो, ये इंटरेस्ट जो है इसी में ही माइनस होने वाला है। वेरी गुड। जब इतना नोट कर लीजिएगा तो बताइएगा, मैं थोड़ा सा ऊपर और कर दूंगा ताकि आप और नोट कर लें।
देखने वाली बात होगी सबसे पहले कौन सा बच्चा नोट करने वाला है। यहां तक नोट हो गया, ऊपर कर दूं थोड़ा सा, ओके। डन। आई थिंक सभी बच्चों ने नोट कर लिया है, पीछे तक सभी ने, ओके। आ, ये तो बात एक जनरल हो गई जो हमें याद रखनी है, हमारे काम में भी आने वाली है। बट सवाल ये आता है, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें भी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है क्या? लेवरेज। यही चैप्टर पढ़ रहे हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर लेवरेज एनालिसिस चैप्टर का नाम है, लेवरेज टॉपिक है। लेवरेज क्या चीज होती है, चलिए उसको समझते हैं। थोड़ी देर के लिए आप पेन वेन रख दीजिए, उसकी जरूरत ही नहीं है, सिर्फ समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है ताकि आप लेवरेज को समझ पाए। चलिए बहुत आराम से चलते हैं। एक कंपनी है बेटा, एक्स लिमिटेड कंपनी का नाम है। उसके 2 साल का डेटा दिया है। पहले केवल ईयर 1 के डेटा पे हम लोग फोकस करेंगे। ईयर 1 में सेल्स है 100 की, 100 रुपीज मान सकते हैं, या सारे रुपीज आप इन लाख मान लीजिए, इन करोड़ मान लीजिए, जो मैंने आपका वो मान लीजिए, 100 करोड़ मान लीजिए, ठीक है। सेल्स 100, वेरिएबल कॉस्ट इनके यहां 40 की है, कॉन्ट्रीब्यूशन 60 का बचा, फिक्स कॉस्ट 20 रुपीज, तो इनका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 40 आया। मैंने यहीं तक छोड़ा, आगे नहीं गया, इंटरेस्ट वगैरह नहीं लिया, मैंने यहीं तक कहा, मैंने पहले इतना ही समझते हैं। सेल में वेरिएबल माइनस करी, कॉन्ट्रीब्यूशन आया, फिक्स कॉस्ट माइनस करी, ईबीआईटी आया। ये इनका ईयर 1 का डेटा था। इस कंपनी ने क्या किया, नेक्स्ट ईयर इस कंपनी ने खूब मेहनत करी, जम के मेहनत करी, खूब अच्छे से, खूब पूरा अपना जो कह सकते हैं जोश लगा दिया, पूरा सभी कुछ। और इसने अपनी सेल, मेरी तरफ देखिए सभी लोग एक मिनट, अपनी सेल इस कंपनी ने दुगनी कर दी। अगले साल इस कंपनी ने बहुत भयानक मेहनत करी, सारे स्टाफ ने मेहनत करी, सबने जम के काम किया। पता नहीं ऐसा कौन सा मोटिवेशन आ गया और ये अपनी सेल दुगनी करने में कामयाब हो गए। अगर सेल दुगनी करी है तो क्या लगता है, मुनाफा भी दुगना होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। सेल अगले साल इनकी 100 के मुकाबले 200 हो गई, 100 से 200 हो गई। वेरिएबल कॉस्ट, अभी मैंने आपको सिखाया वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है बेटा, जो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन। लेट से पहले आप मान लीजिए 10 पेन बेचते थे, पहले साल 10 पेन बेचते थे, और हर पेन में 4 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट आती थी, यानी 40 रुपीज की वेरिएबल कॉस्ट आती थी, बनाने में 4 रुपए का रॉ मटेरियल लेबर वगैरह लगता था। अगले साल अगर 20 पेन बेचोगे तो भी क्या 40 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट आएगी? नहीं ना, 4 रुपए के हिसाब से 80 की आएगी ना। प्रोडक्शन बढ़ाओगे, वेरिएबल कॉस्ट उसी रेशियो में बढ़ेगी, यानी अगर सेल डबल हुई तो वेरिएबल सेम प्रोपोर्शन में आमतौर पे डबल होगी। वेरिएबल हो गई 40 की 80, तो कंट्रीब्यूशन 60 से हो गया 120। भाई 200 में 80 माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा ना 120। लेकिन फिक्स कॉस्ट, क्या फिक्स कॉस्ट भी डबल हो जाने वाली है? नहीं, फिक्स कॉस्ट तो वो है जो जनरली नहीं बढ़ती, जब तक उसको डेलिब्रेटली ना बढ़ाया जाए। हाँ, हो सकता है लैंडलॉर्ड किराया ही बढ़ा दे तो बढ़ जाएगी भैया, लेकिन आमतौर पे प्रोडक्शन के हिसाब से तो नहीं बढ़ती, जल्दी चेंज नहीं होती। यानी फिक्स कॉस्ट तो रही 20 की 20 सेम, जिसकी वजह से ईबीआईटी जो आया वो 120 माइनस 20 100 रुपीज का आया, जबकि पिछले साल इनका ईबीआईटी 40 रुपीज का था।
40 का दुगना तो 80 होता है, 40 का डबल करें तो 80 होता है। सेल तो डबल हुई थी, सेल तो 100 की 200 हुई है, दुगनी हुई है, लेकिन प्रॉफिट, ईबीआईटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दुगने से भी दुगने से भी ज्यादा बढ़ा है। क्यों? क्या कारण था ऐसा? ऐसा क्या कारण था? बिल्कुल सही भाई, ऐसा केवल एक ही कारण था। क्या बताओ? फिक्स कॉस्ट। क्योंकि फिक्स कॉस्ट सेम रहती है। अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि चेंज होती होती नहीं है, मैं जो लिख रहा हूं गलत लिख रहा हूं, अगर चेंज होती तो ये 20 ना होके 40 होता, दुगनी हो जाती 20 की 40, तो ये 120 में 40 माइनस करते तो 80 होता, तो हाँ डबल होता, बट ऐसा होता तो नहीं है, फिक्स कॉस्ट तो सेम रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपनी की, अगर मैं ये निकालूं कि कितने परसेंट इसका ईबीआईटी चेंज हुआ, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, कभी भी किसी भी चीज में आपको जीवन में, इसमें ही नहीं केवल पूरे जीवन में परसेंटेज चेंज निकालना हो तो उसका सिंपल तरीका होता है, आप न्यू फिगर उठाइए, माइनस कर दीजिए ओल्ड फिगर, डिवाइड कर दीजिए ओल्ड फिगर से, और परसेंटेज में चाहिए तो ऊपर मल्टीप्लाई 100। मतलब कभी भी आपको किसी भी चीज का परसेंटेज चेंज निकालना हो जीवन में तो क्या करिए, न्यू वाली फिगर ले लीजिए, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइड बाई ओल्ड वैल्यू इनटू 100। तो अगर मेरे को परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी निकालना था कि देखें तो जरा कितने परसेंट चेंज हुआ, तो मैंने क्या किया परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी निकालने के लिए, न्यू ईबीआईटी कितना है 100 माइनस ओल्ड ईबीआईटी है, ओल्ड ईबीआईटी 40, जरा 100 माइनस 40 करना 60, कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं, 60 डिवाइडेड बाई ओल्ड फिगर यानी डिवाइड बाई 40, 60 डिवाइड बाई 40 करो, कर लो करके बताओ, कोई जल्दी नहीं मेरे को, 60 डिवाइड बाई 40 1.5, परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100, 150% चेंज हुआ है मेरा ईबीआईटी। वहीं पे जब मैंने सेल का परसेंटेज चेंज निकाला, हमने कहा इसका भी तो निकाल ले कि आखिर सेल कितने परसेंट चेंज हुई। सेम तरीका, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। न्यू सेल थी मेरी कितनी थी 200, ओल्ड सेल थी 100, डिवाइड बाई 100, 200 माइनस 100 कितनी हुई 100, 100 डिवाइड बाई ओल्ड फिगर 100 इंटू 100, परसेंटेज के लिए कितना आया 100 आएगा, 100%, 200 माइनस 100 इंटू 100 डिवाइड बाई 100, 100%। दैट मीन्स अगर इसी क्वेश्चन में आपसे कोई पूछे कि सेल तो चेंज कितने से हुई, आप कहेंगे सेल 100% से बढ़ी है, 100% मैंने सेल बढ़ाई थी, 100 से 200 हुई यानी 100% बढ़ी, दुगनी हो गई थी, 100% बढ़ी इसका मतलब हुआ। लेकिन मेरा ईबीआईटी 150% बढ़ा। ये बात तो चली गई दिमाग में। अच्छा जी, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर लेवरेज का मतलब सीखेंगे। एक और एग्जाम्पल है मेरे पास, एक कंपनी और है वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड का भी पहले साल का जरा डेटा देखते हैं, पहले पहले साल पे फोकस करते हैं। इनकी सेल है 100, वेरिएबल कॉस्ट है 50, कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 50, एंड लेट्स से इन्होंने जो अपना प्रोडक्शन की कॉस्ट लगाई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो केवल वेरिएबल है, फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिक्स फैक्टर यूज ही नहीं करते, फिक्स कॉस्ट मैंने मान ली, ये सब एज्यूम फिगर है, मैंने मानी अपने मन से, फिक्स कॉस्ट 0, तो ईबीआईटी आया 50। नेक्स्ट ईयर इस कंपनी ने भी बहुत मेहनत करी, पूरा दिन रात एक कर दिया, 24/7 मेहनत करी और अपनी सेल दुगनी करने में कामयाब हो गई। इसकी सेल 100 की हो गई 200, सेल दुगनी हुई है तो वेरिएबल भी दुगनी होगी, आपको पता ही है, 50 की 100 हो गई, 200 में से 100 गया, कंट्रीब्यूशन बचा 100 का, फिक्स कॉस्ट थी नहीं 0, तो इनका ईबीआईटी आया 100 का। अब अगर हम यहां पे आपसे पूछें कि सेल दुगनी हुई 100 की 200 यानी 100% से बड़ी, है ना, ईबीआईटी कितना हुआ, दुगना हुआ कि दुगने से ज्यादा हुआ, दुगना ही हुआ, 50 का 100 हुआ, दुगने से ज्यादा तो नहीं हो पाया। क्यों नहीं हुआ? एक्स लिमिटेड का तो दुगने से ज्यादा हो रहा था, यहां पे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इनके यहां फिक्स कॉस्ट नहीं है। परसेंटेज चेंज अगर निकालने की बात करें तो ईबीआईटी का परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा, आप कुछ ना करिए, न्यू फिगर, न्यू ईबीआईटी 100 माइनस ओल्ड ईबीआईटी 50, 100 माइनस 50,
50 डिवाइड बाई ओल्ड ईबीआईटी, 50 अपॉन ओल्ड ईबीआईटी है 50, 50 अपॉन 50, 1 इंटू 100, 100%। सेम तरीके से सेल 200 माइनस 100 डिवाइड बाई ओल्ड फिगर यानी 100 इंटू 100, 100%। यानी अगर इस कंपनी में देखें तो सेल भी 100% बढ़ी है और ईबीआईटी भी 100% बढ़ा है। कोई मैग्नीफाइंग इफेक्ट हमको दिखाई नहीं दिया। मैग्नीफाइंग इफेक्ट का मतलब कि अगर सेल बढ़ती 100% तो ईबीआईटी 100 से ज्यादा बढ़ता तो मैग्नीफाइंग इफेक्ट है, जबकि एक्स लिमिटेड में ऐसा मैग्नीफाइंग इफेक्ट, मल्टीप्लाइंग इफेक्ट, इंक्रीजिंग इफेक्ट दिखाई दिया था। कारण आपने बिल्कुल सही बताया था, फिक्स कॉस्ट, और इसके आप फिक्स कॉस्ट थी नहीं। इतना समझ गए? अगर इतना समझ गए तो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका जवाब दो जो दिल से आए। फिक्स कॉस्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? दो कंपनियां हैं, सब भूल जाओ दुनियादारी, आप सही हो गलत हो सब भूल जाओ, एफएम पढ़ते समय बिल्कुल कूल रहो। होनी चाहिए कि नहीं? आपके सामने दो एग्जांपल है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। जितनी ज्यादा फिक्स कॉस्ट रहेगी उतना फायदेमंद रहेगा कि जितना कम रहेगी उतना अच्छा रहेगा? जितनी ज्यादा रहे। चलिए, इसका सही आंसर क्या होगा इन दोनों क्वेश्चन का, इसका भी मैं आपको डेमो करके दिखाता हूं। हैं तैयार हैं आप? चलिए बहुत ध्यान से सिर्फ देखते रहिएगा। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि एक्स लिमिटेड के साथ ईयर 2 में ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं हुआ। ईयर 2 में कोविड की सिचुएशन आ गई, लॉकडाउन लग गया, बहुत मुश्किल से आधी सेल हो पाई। ईयर 2 में जो ईयर 1 की सेल थी उसकी आधी हो पाई, दुगनी तो छोड़ो साहब, उतना भी नहीं हो पाया, आधी हो पाई। यानी अगर ईयर 1 में 100 सेल थी तो ईयर 2 में कितनी हो पाई बेटा? 50। वेरिएबल कॉस्ट जाहिर सी बात है आधी हो जाएगी, 40 की 20 हो जाएगी। कंट्रीब्यूशन 50 माइनस 20, 30। फिक्स कॉस्ट 20 ही रहने वाली है। ईबीआईटी 10, सेल आधी हुई, क्या ईबीआईटी आधा हुआ? क्या 40 का आधा तो 20 होता, उतना हुआ? नहीं, आधे से भी ज्यादा कम हो गया। वहीं पे वाई लिमिटेड की जरा देखते हैं। वाई लिमिटेड, भाई दुनिया में सिचुएशन तो सबके साथ सेम ही थी, वाई लिमिटेड कौन सा कोविड से बचे? इनकी भी सेल आधी हो गई, 100 की 50। वेरिएबल कॉस्ट 25, 50 का आधा हो जाएगा, वेरिएबल पहले 50 थी अब 25 हो जाएगी। 50 माइनस 25 कंट्रीब्यूशन बचा 25 का, फिक्स कॉस्ट थी नहीं, जीरो। ईबीआईटी 25 का, यानी सेल आधी हुई 100 की 50, ईबीआईटी भी आधा हुआ। जबकि ऊपर वाले में ऐसा नहीं हुआ था, ये हुआ। अब बताओ, फिक्स कॉस्ट जितनी ज्यादा उतना अच्छा कि जितनी कम उतना अच्छा, या होना अच्छा ना होना अच्छा? अगर जो पहले डेटा था, जो ईयर 2 का पहले लिखा था, जो मैंने भी काट रखा है आपके सामने, उसके हिसाब से फिक्स कॉस्ट होना अच्छा और जितनी ज्यादा है उतना अच्छा होना। और जो दोबारा लिखा उसके हिसाब से फिक्स कॉस्ट, जो दोबारा डेटा मैंने रेड पेन से लिखा है एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड को अगर आप कंपेयर करें तो उसके हिसाब से बेटर तो कौन सी कंपनी? वाई लिमिटेड। फिक्स कॉस्ट ना होना अच्छा। दैट मीन्स अगर इसका आंसर इतना सिंपल होता कि फिक्स कॉस्ट होना है अच्छा या नहीं होना अच्छा है, या ज्यादा होना अच्छा है या कम होना अच्छा है, तो आज हम और आप बैठे ही ना होते। आज हर इंसान एफएम पढ़ के चला गया होता, उसको आता, रिक्शे वाला भी कहता हमें पता है चलो। आप कह रहे हैं हम एफएम पढ़ने जा रहे हो, एफएम छोड़ो यार, फिक्स कॉस्ट जितनी ज्यादा उतना अच्छा, या जितनी कम है उतना अच्छा। करे चलो यार कैसी बातें करो, आप पिक्चर देखते हैं। इसका मतलब ये है कि भाई हर चीज का एक लिमिट है कि आपको उस सिनेरियो में क्या लगता है। बिजनेस है, बिजनेस अनसर्टेन है, बिल्कुल नहीं होगी। और कल को जब आपका बिजनेस बूम पे जाएगा, सेल बढ़ेगी, बिल्कुल नहीं होगी। और कल को जब बिजनेस बढ़ेगा
तो आपको ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। जैसे बिल्कुल नहीं थी, जब बिजनेस बढ़ रहा था तो वाई लिमिटेड को ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा था, वहीं एक्स लिमिटेड को मैग्नीफाइंग इफेक्ट मिल रहा था। लेकिन अगर बहुत ज्यादा होगी तो हो सकता है कल को अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां सेल कम हो जाए तो प्रॉफिट भी कम होगा, आपको तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए सोच समझ के लगाइए कि कितनी फिक्स कॉस्ट आप लगा सकते हैं। अब यहीं आ रहे हैं लेवरेज के ऊपर। ये लेवरेज क्या है? लेवरेज जो टॉपिक का नाम है, इसका मतलब क्या होता है? लेवरेज बना है वर्ड लीवर से, अपने शरीर वाला नहीं। लीवर मींस गियर। गाड़ी में गियर होता है, लीवर होता है। जब भी कोई बड़ी बड़ी मशीन देखी है आपने, बड़ी बड़ी मशीन, है ना, कोई हैवी ऑब्जेक्ट उठाना होता है उस मशीन को, तो पता है उसको लीवर करना पड़ता है, ताकत लगती है लीवर से, तब वो उठ पाता है। या गाड़ी में बात करिए, गाड़ी में आप जब गियर डालते हैं तो गाड़ी बढ़ती है, और तेजी रफ्तार में चलानी, स्मूथ लगानी, और आगे का गियर डालेंगे। दैट मीन्स जब आप कोई ऐसी चीज यूज करते हैं, कोई ऐसा फैक्टर यूज करते हैं जिससे आप जितनी मेहनत लगा रहे हैं उससे तेजी से आगे भाग रहे हैं, वो है लेवरेज। या वाइसे वर्सा भी हो सकता है, डिसएडवांटेज भी हो सकता है कि आपकी सेल गिरी तो ईबीआईटी, जितनी सेल गिरी ईबीआईटी उससे ज्यादा गिर गया। एडवांटेज भी हो सकता है, डिसएडवांटेज भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो। ये चैप्टर यही सिखाएगा कि आखिर लेवरेज कितनी तरीके के होते हैं और इसको कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे निकाला जाता है। आमतौर पे 3 तरीके के लेवरेज होते हैं। आमतौर पे 3 तरीके के। आमतौर पे क्यों बोल रहा हूं ये भी बताऊंगा बाद में। नॉर्मली 3 तरीके के। एक होता है ऑपरेटिंग लेवरेज, एक होता है फाइनेंशियल लेवरेज, और एक होता है कंबाइंड लेवरेज। क्या है उसको जरा समझते हैं। वापस चलते हैं उस वाले चार्ट में जो आपने नोट किया था। ये इसमें अगर मैं ध्यान से देखूं, सर कहां तक देखे हम लोग, आप बेटा केवल मान लो यहां से लेके और आप यहां तक देख लो, बस इतना देख लो। दिख रहा है इतना? बस केवल इतना। इतने में देख के बस हमको यह बता दो कि फिक्स्ड कॉस्ट कहां कहां लिखी है। जितना बॉक्स में बंद है ना इस समय, उसमें देख के बस बता दो फिक्स कॉस्ट कहां लिखी है। कौन कौन सी फिक्स कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट जो भी दिल से आपकी आवाज आए, आपका मन कहे, फिक्स कॉस्ट कौन सी है? एक तो फिक्स कॉस्ट के नाम से ही लिखी भाई साहब ये। और कहीं है क्या कोई फिक्स कॉस्ट? इंटरेस्ट है फिक्स कॉस्ट। और कहीं है क्या? टैक्स। गलत, मात खा गया। टैक्स फिक्स कॉस्ट थोड़ी ना होती। टैक्स तो डिपेंड करता है आपकी टैक्सेबल इनकम के ऊपर। नहीं कमाओगे टैक्स नहीं देना, ज्यादा कमाओगे ज्यादा देना है, कम कमाओगे कम देना है। ब्याज नहीं डिपेंड करता। ब्याज तो बैंक से लोन लेके आए, 1 करोड़ का लोन लेकर के आए 10% इंटरेस्ट पे, तो 10 लाख रुपए का ब्याज देना। ज्यादा कमाओगे तो भी देना, नहीं कमाओगे तो भी देना है। बैंक तो ब्याज ले ही रहा है। टैक्स इज नॉट अ फिक्स कॉस्ट। यानी इस पूरे एलिमेंट में यहां तक हमको 2 फिक्स कॉस्ट दिखाई दी। एक जो फिक्स कॉस्ट के नाम से ही है, और दूसरी ब्याज। जो ऊपर वाली है, जो फिक्स कॉस्ट के नाम से ही है, इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। और जो ये ब्याज वाली है, इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। सर मतलब समझो। जो ऑपरेशन से रिलेटेड है, फैक्ट्री का रेंट, मैनेजर की सैलरी, मशीन से रिलेटेड कोई फिक्स खर्चा, या और भी कोई फैक्ट्री से रिलेटेड फिक्स खर्चा, वो है फिक्स्ड ऑपरेटिंग, ऑपरेशन से रिलेटेड ऑपरेटिंग कॉस्ट। और जो फाइनेंस लेकर के आ रहे हैं ब्याज वगैरह पे, वो है फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। दैट इज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, दूसरी है फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। जब हमें फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का इंपैक्ट जानना होता है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का इंपैक्ट जब हम निकालने बैठते हैं तो निकलता है ऑपरेटिंग लेवरेज। और जब हम फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट का इंपैक्ट जानने बैठते हैं तो निकलता है फाइनेंशियल लेवरेज। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट में कौन सा निकलता है? ऑपरेटिंग लेवरेज। और फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट में कौन सा निकलता है? फाइनेंशियल लेवरेज। और अगर हमें दोनों का इंपैक्ट जानना है एक साथ, तो निकलता है कंबाइंड लेवरेज। 3 तरीके के लेवरेज मैंने आपको बताए, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, कंबाइंड। ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, कंबाइंड।
ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल कंबाइंड, ये तीनों फिक्स कॉस्ट का हमको कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बता रहे होते हैं। यहां तक बात समझ में आई? अब जरा सुनिए, पहले तो ये एग्जाम्पल अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं कॉपी में, करना चाहें तो बिल्कुल जरूर कर ले, जल्दी करें लेकिन अगर आपको नोट करने का मन कर रहा है। तो आप चाहें तो ओरिजिनल वाला ही नोट कर लें। ये जो पेन से लिखा था ये हटा दूं क्या मैं, क्योंकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो जाएं ये काटा क्यों है। ये सिर्फ नोट इसलिए करा रहा हूं कि परसेंटेज चेंज निकालना आ जाए, बाकी बहुत ज्यादा पर्पस है नहीं इसको नोट कराने का। अच्छा, जैसे परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी का लिए मैंने बताया न्यू ईबीआईटी ले लो माइनस ओल्ड ईबीआईटी ले लो, है ना, डिवाइड बाई ओल्ड ईबीआईटी इंटू 100। बट यहां देखो मैंने क्या लिखा है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी का फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने, इज इक्वल टू चेंज इन ईबीआईटी। चेंज इन ईबीआईटी मतलब वही न्यू ईबीआईटी माइनस ओल्ड ईबीआईटी, डिफरेंस, डिफरेंस मतलब चेंज, इंटू 100 की और डिवाइड ओल्ड ईबीआईटी से, तो एक ही बात है। आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, न्यू ईबीआईटी माइनस ओल्ड ईबीआईटी डिवाइड बाई ओल्ड ईबीआईटी और ऊपर इंटू 100। ठीक है, वाई लिमिटेड का भी दिखा दूं आपको, ये हो गया। नोट कर लिया एक्स लिमिटेड का, की करना है अभी? तो ये रहा वाई लिमिटेड का। डन, नोट कर लिया। चलिए जी, अब मैं आपको लेवरेज की दुनिया में ले चलता हूं। अपना मॉड्यूल निकाल लीजिए, बुक निकाल लीजिए। हम लोग बेसिकली लेसन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लेवरेज एनालिसिस। बेसिकली इसके अंदर दो टॉपिक हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर है और एक लेवरेज एनालिसिस है। हम लोग लेवरेज एनालिसिस पहले पढ़ने वाले हैं। लेवरेज एनालिसिस, यहां से मेजर्स ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक, चलिए पढ़ के देखते हैं। द टर्म लेवरेज refers to an increased means of accomplishing some purpose। लेवरेज का मतलब है कि कुछ पर्पस यूज, पर्पस को फिल करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए, पूरा करने के लिए आपने कुछ इंक्रीज्ड मींस करे। आपने जैसे यहां बात करें तो फिक्स कॉस्ट लगाई ताकि आप जल्दी पहुंच पाए। जैसे एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड के मुकाबले जल्दी तरक्की करेगी क्योंकि एक्स लिमिटेड क्या फिक्स कॉस्ट है। लेवरेज का मतलब क्या है, लेवरेज इज यूज्ड टू लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स विच में नॉट बी अदरवाइज पॉसिबल। लेवरेज ना होता तो हो सकता है आप वो हैवी ऑब्जेक्ट ना उठा पाते। इन द फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, एफएम में कोई हैवी ऑब्जेक्ट तो उठाना नहीं है, तो एफएम में क्या मतलब है, एफएम में लेवरेज रेफर्स टू फर्निश द एबिलिटी
to use fixed cost or assets or funds to increase the return to its shareholder। क्या बोल गए? कह रहे हैं भाई साहब, लेवरेज एफएम में बात करें तो एफएम में लेवरेज का मतलब है कि हम कितना फिक्स कॉस्ट या कैसे फिक्स कॉस्ट को यूज कर रहे हैं, एबिलिटी टू यूज फिक्स कॉस्ट, सही से यूज कर रहे हैं कि नहीं। कौन सी फिक्स कॉस्ट? या तो वो फिक्स कॉस्ट एसेट्स होगी, एसेट्स मतलब फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट की बात हो रही है, कि ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, एसेट से रिलेटेड ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, या फिर वो फिक्स कॉस्ट फंड्स की होगी, फंड्स मतलब फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट होगी। क्यों? टू इंक्रीज, क्यों करें? टू इंक्रीज रिटर्न टू इट्स शेयर होल्डर। देखिए, जब आपका ईबीआईटी बढ़ेगा, एक्स लिमिटेड का ईबीआईटी बढ़ रहा था, ईबीआईटी बढ़ेगा तो क्या लगता है आपको, ईपीएस तक अगर आप पहुंचे, आपको पता है ईबीआईटी में इंटरेस्ट माइनस किया, ईबीटी आया, टैक्स माइनस किया, ईएटी आया, प्रेफरेंस का डिविडेंड माइनस किया, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर राइट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर किया तो ईपीएस आया। ईपीएस तक जब आप पहुंचेंगे तो क्या लगता है, ईपीएस बढ़ेगा कि कम होएगा? बढ़ेगा। किसी भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि इक्विटी शेयर होल्डर की अर्निंग यानी ईपीएस बढ़े कि कम करे? बढ़े। तो कह रहे हैं साहब, लेवरेज क्या है एफएम में? लेवरेज है कि आप अपनी फिक्स कॉस्ट को कैसे यूज कर रहे हैं, कैसी क्षमता है आपकी फिक्स कॉस्ट को यूज करने की, क्यों यूज कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है उसके पीछे? उद्देश्य केवल एक है कि हम शेयर होल्डर का रिटर्न बढ़ा पाए। जितना ज्यादा कमाएंगे अल्टीमेटली इक्विटी वालों को फायदा मिलने वाला है। डेफिनेशन ऑफ लेवरेज, जेम्स हॉर्न हैज डिफाइंड लेवरेज एज, अंडरलाइन कर लीजिए, एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एसेट। एम्प्लॉयमेंट मतलब लगाना, इन्वेस्ट करना, खरीदना, ऑफ एन एसेट और फंड, क्यों? फॉर विच, जिसके लिए फर्म पे करती है फिक्स कॉस्ट या फिक्स रिटर्न। तो ऐसे एसेट, ऐसे फंड को लगाना जिसके लिए हम फिक्स कॉस्ट पे कर रहे हैं, वो है लेवरेज। कितनी तरीके के लेवरेज हैं? ब्रॉडली स्पीकिंग लेवरेज तीन तरीके के हैं। लेवरेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री मेजर हेडिंग्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द फाइनेंस मिक्स ऑफ द कंपनी। तो कौन कौन से? ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, और दोनों को मिला करके बोले तो कंबाइंड लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज का एक और नाम भी होता है, यहां लिख लो, इसको टोटल लेवरेज के नाम से भी कुछ लोग बोलते हैं। कंबाइंड लेवरेज और टोटल लेवरेज एक ही बात होती है। कंपनी ये लेवरेज क्यों यूज कर रही है, पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? ईबीआईटी को बढ़ाने का ऑब्जेक्टिव होगा। उद्देश्य क्या होता है किसी भी कंपनी का? बढ़ाने का ऑब्जेक्टिव से काम होता है कि कम करने के ऑब्जेक्टिव से? बढ़ाने, ईबीआईटी ईपीएस को बढ़ाने के ऑब्जेक्टिव से। द कंपनी में यूज फाइनेंशियल लेवरेज, ये और हटा देना, ये वाला और हटा दो, हाँ। द कंपनी में यूज फाइनेंशियल लेवरेज और ऑपरेटिंग लेवरेज, क्यों? टू इंक्रीज द ईबीआईटी एंड ईपीएस। ईबीआईटी ईपीएस को बढ़ाने के पर्पज से कंपनी अपने यहां फाइनेंशियल लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज यूज करती है। सर कैसे यूज करती है? फिक्स कॉस्ट लगा के। फाइनेंशियल लेवरेज यूज करने का मतलब है फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट लगाना, ऑपरेटिंग लेवरेज को यूज करने का मतलब है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट लगाना। द लेवरेज एसोसिएटेड विथ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, जो लेवरेज, जो फिक्स कॉस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज से रिलेटेड है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज का मतलब हो गया एसेट्स खरीदना, फैक्ट्री रेंट पे लेना, ये सारे, ये सब कौन सा लेवरेज होगा? ऑपरेटिंग लेवरेज, ऑपरेशन से रिलेटेड है। इट इज कॉस्ट, सर ये होता क्यों है? इट इज कॉस्ट ड्यू टू फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन द कंपनी। वही फैक्ट्री का रेंट, मैनेजर की सैलरी, डेप्रिसिएशन वगैरह वगैरह। ऑपरेटिंग लेवरेज में बी डिफाइंड एज द कंपनीज, ऑपरेटिंग लेवरेज को डिफाइन करें, ध्यान से सुनिएगा, एज द कंपनीज एबिलिटी टू यूज, कौन सी फिक्स कॉस्ट? ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब कौन सी फिक्स कॉस्ट? फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग लेवरेज में बी डिफाइंड एज द कंपनीज एबिलिटी टू यूज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट टू मैग्नीफाई, मैग्नीफाई मतलब जितना इंपैक्ट, जितना चेंज सेल में आया, जैसे एक्स लिमिटेड की सेल में 100% चेंज आया, उससे ज्यादा उसके ईबीआईटी में चेंज आया 150%। इसको कहते हैं मैग्नीफाइंग इफेक्ट, मल्टीप्लाइंग इफेक्ट। ऑपरेटिंग लेवरेज में बी डिफाइंड एज द कंपनीज एबिलिटी टू यूज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट टू मैग्नीफाई इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेल ऑन इट्स ईबीआईटी। सेल का में जो चेंज हुआ, सेल में जो चेंज हुआ
उसका इंपैक्ट डालना, उसको मैग्नीफाई रिजल्ट डालना किसमें, ईबीआईटी में। मतलब फिर से अगर मैं वापस ऊपर चलूं, जो मैंने आपको कॉपी में नोट कराया था उसमें ऊपर अगर आपको चल के समझाऊं, तो बेटा ये जो पोर्शन है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी, इतना पोर्शन यहां से यहां तक ऑपरेटिंग लेवरेज की हम बात करेंगे, क्योंकि यहां से यहां तक ऑपरेटिंग कॉस्ट एसोसिएटेड है, ऑपरेटिंग लेवरेज। और उसके बाद मतलब बेटा यहां से ओवरलैपिंग होगी थोड़ी सी, ईबीआईटी से यहां तक, बस आपके लिए, आपके करिकुलम में यहां तक के लिए बस, ईबीआईटी से ईबीटी तक फाइनेंशियल लेवरेज की बात है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज क्या बताता है, ऑपरेटिंग लेवरेज बताता है कि सेल में अगर कोई चेंज करोगे और आपके यहां अगर ऑपरेटिंग लेवरेज है तो उसका मैग्नीफाइंग इफेक्ट पड़ेगा ईबीआईटी में। और वहीं फाइनेंशियल लेवरेज ये बताएगा कि ईबीआईटी में अगर कोई चेंज करोगे तो उसका मैग्नीफाइंग इफेक्ट पड़ेगा ईबीटी में, अगर आपके यहां फाइनेंशियल लेवरेज है तो। लिख के जरा समझाता हूं, ध्यान से सुनना। ऑपरेटिंग लेवरेज रिलेशनशिप बताता है बिटवीन सेल्स एंड ईबीआईटी। सेल और ईबीआईटी की रिलेशनशिप बताता है कि सेल बढ़ेगी तो ईबीआईटी कितना बढ़ेगा, या सेल कम होगी तो वो कितना कम होएगा, दोनों के बीच की रिलेशनशिप बताता है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को यूज करके। वहीं पे फाइनेंशियल लेवरेज रिलेशनशिप बताता है बिटवीन ईबीआईटी एंड ईबीटी, कि ईबीआईटी बढ़ेगा तो ईबीटी कितना बढ़ेगा, या ईबीआईटी कम होगा तो ईबीटी कितना कम होएगा, दोनों के बीच की रिलेशनशिप बताता है। क्या यूज करके, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट यूज करके। चलो अब वापस चल के फिर से पढ़ते हैं, क्या यही लिखा है, आइए दोबारा पढ़ें। यहां से पढ़ रहा हूं, ऑपरेटिंग लेवरेज, मिल गया ना, ऑपरेटिंग लेवरेज में बी डिफाइंड एज द कंपनीज एबिलिटी टू यूज क्या, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट टू मैग्नीफाई द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन सेल ऑन इट्स ईबीआईटी। ऑपरेटिंग लेवरेज को हम डिफाइन कर सकते हैं कंपनी की एबिलिटी, कि वो कैसे अपनी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को यूज कर रही है टू मैग्नीफाई इफेक्ट, किस चीज का इफेक्ट, चेंज इन सेल का, किस पे, ऑन ईबीआईटी पे। ऑपरेटिंग लेवरेज कंसिस्ट ऑफ टू इंपॉर्टेंट कॉस्ट। अगर आप पूरे ऊपर में देखें, जितने मैंने भी सर्किल लगाया था कि यहां से यहां तक ऑपरेटिंग लेवरेज होगा, तो मालूम कहां तक लगाया था, सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी, यहीं तक लगाया था। अगर इस पूरे में देखें, सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी, इस पूरे में दो ही कॉस्ट है, एक वेरिएबल कॉस्ट है और एक फिक्स कॉस्ट है। कह रहा ऑपरेटिंग लेवरेज कंसिस्ट ऑफ टू इंपॉर्टेंट कॉस्ट, एक है फिक्स कॉस्ट और एक है वेरिएबल कॉस्ट। बट लेवरेज की जब हम बात करते हैं तो वो इंपैक्ट किसका बताने वाला होता है, फिक्स्ड का। वेरिएबल का इंपैक्ट इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि वो सेम प्रोपोर्शन में बढ़ता या घटता है, जैसे सेल बढ़ती या घटती है। व्हेन द कंपनी इज सेट टू हैव ए हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, अच्छा सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनो, किसी को बताना नहीं, सुनो इधर देखो। जब आपकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा होगी, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा होगी तो ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा आएगा। जितनी ज्यादा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी उतना ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा। एक तरीके से ऑपरेटिंग लेवरेज रिस्क भी बता रहा होता है। बहुत ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब बहुत ज्यादा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, पता नहीं कल को इतना पूरा कर भी पाओगे कि नहीं कर पाओगे। पढ़ के, when the company is set to have a high degree of operating leverage, कब कहा जाता है ऐसा कि कंपनी के पास ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा है, कब, if it employs a great amount of fixed cost। कौन सी फिक्स कॉस्ट की बात कर रहे हैं यहां पे, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात कर रहे हैं। ग्रेट अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड फिक्स ज्यादा होगी तो वेरिएबल फैक्टर कम होगा, एंड स्मॉलर अमाउंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। बट अगर हम इतना भी दिमाग में रख लें कि एक कंपनी का हाई ऑपरेटिंग लेवरेज तब कहा जाता है जब उसकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा हो, इतना भी दिमाग में रख ले तो मेरा काम हो जाएगा। जितनी ज्यादा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट उतना ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज। 10, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज डिपेंड करती है अपॉन द अमाउंट ऑफ वेरियस कॉस्ट स्ट्रक्चर, कि कैसा कॉस्ट स्ट्रक्चर है। जाहिर सी बात है, अगर किसी कंपनी में वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होगी तो उसकी फिक्स कॉस्ट कम होगी,
और वेरिएबल कम होगी तो फिक्स ज्यादा होगी। अगर किसी कंपनी में वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है यानी फिक्स कॉस्ट कम है, अगर फिक्स कॉस्ट कम है तो उसका ऑपरेटिंग लेवरेज कम आएगा। ऑपरेटिंग लेवरेज एंड फिक्स कॉस्ट के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप, तो ऑपरेटिंग लेवरेज कम आएगा अगर फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगी। और वहीं अगर किसी कंपनी में वेरिएबल कॉस्ट कम है, फिक्स कॉस्ट ज्यादा है यानी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है, तो उसका ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा आएगा। Thus the degree of operating leverage depends upon the amount of various cost structure. Operating leverage can be determined कैसे? With the help of break even analysis करके हम ऑपरेटिंग लेवरेज को निकाल सकते हैं। सर कैसे निकाल सकते हैं? सिखाऊंगा आपको, फॉर्मूला सिखाऊंगा कि आखिर ऑपरेटिंग लेवरेज निकलता कैसे है। सर फॉर्मूला क्या है? ये रहा आपके सामने फॉर्मूला। ऑपरेटिंग लेवरेज निकालने का तरीका है क्या? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। आपको याद नहीं करना पड़ेगा, मैं समझा देता हूं ये कैसे आया। ये फॉर्मूला आखिर बना कैसे? कैसे बना? चलो ऊपर ही चलते हैं, ये वाला जो आपने नोट कर रखा उसी पे चलते हैं। देखो भैया, ऑपरेटिंग लेवरेज की बात करें तो वो हमको ये वाली फिक्स कॉस्ट का इंपैक्ट बता रहा होता है कि इस फिक्स कॉस्ट की वजह से क्या इंपैक्ट आया, ये बता रहा होता है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज निकालने के लिए एक फिगर हम उठा लेते हैं इसके इंपैक्ट से पहले वाली, फिक्स कॉस्ट के इंपैक्ट से पहले वाली, और एक फिगर उठा लेते हैं इसके इंपैक्ट के बाद वाली। यानी फॉर्मूला बन जाता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो फिक्स कॉस्ट का इंपैक्ट पता चल जाता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ठीक है। अच्छा जस्ट ऐसे ही पूछूं, ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला दिमाग में बैठी या कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी? जस्ट ऐसे ही एक बार पूछ रहा हूं, देखता हूं आपके पास कितना दिमाग है। अगर किसी की फिक्स कॉस्ट 0 होगी तो उसका ऑपरेटिंग लेवरेज 0, फिक्स कॉस्ट 0 तो ऑपरेटिंग लेवरेज 1 होगा। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी है ना, मान लो उसका कंट्रीब्यूशन 100 है, लेट्स से फिक्स कॉस्ट 0 है तो ईबीआईटी 100 है, 100 डिवाइड बाय 100 करोगे तो क्या 0 आ जाएगा? 1 आएगा। अब मेरी तरफ फिर से देखो, अब मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं आज के लिए केवल, आप बताना सोच समझ के कि ट्रू है कि फॉल्स है। बोलू? किसी का अगर ऑपरेटिंग लेवरेज 1 है तो उसका मतलब उसके यहां फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट 0 है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप बताना केवल ट्रू की फॉल्स। किसी का ऑपरेटिंग लेवरेज अगर 1 है, इस फॉर्मूले से निकाला गया कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी से 1 आया, तो इसका मतलब उसके यहां फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट 0 है। मैंने आपको सिखाया कुछ नहीं, बस आपके दिमाग का टेस्ट कर रहा हूं। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है कि कांड से? जब तक आगे नहीं पढ़ेंगे तब तक क्या पता। मैं इसको दिमाग में रखते हुए बचपन में जितनी भी सीखी, ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। क्योंकि अगर आपका ये 1 आया, 1 तभी आएगा जब जितना कंट्रीब्यूशन होगा उतना ही ईबीआईटी होगा, जितना कंट्रीब्यूशन उतना ही ईबीआईटी, और वो तब होगा जब फिक्स कॉस्ट 0 होगी। जब फिक्स कॉस्ट 0 होगी तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी होता है, कंट्रीब्यूशन माइनस 0 ईबीआईटी आएगा, तो जितना कंट्रीब्यूशन उतना ईबीआईटी। तो बिल्कुल सही, अगर ऑपरेटिंग लेवरेज 1 है तो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट 0 होगा। अच्छा जी, जाते जाते आज का एक होमवर्क आपको दे जाता हूं। ये जो ऊपर एक और फॉर्मूला लिखा है वो बाद में चर्चा करूंगा आपके साथ। एक होमवर्क दे दे रहा हूं, ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1। अगर आप कर पाए तो जरूर करिएगा, अपने आप करिएगा, आंसर मत देखिएगा, ठीक है? करके आएंगे एक बार, बहुत सिंपल सा है। दो अलग अलग कंपनियां हैं, दोनों का आपको ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है। ठीक? कोई डाउट किसी को? आज की क्लास में कुछ पूछना है किसी को भी? नहीं समझ में आ गई? चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।